तो आप सबको हमारी यानी दिलीप की तरफ से प्रेम भरा राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि रंगों का यह त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्वक आप सबने मनाया होगा और फागुन का पूरा मजा लिया होगा। हम उपस्थित हैं निश्चिंत बैच की अगली क्लास के लिए और आप सबको पुनः, कल भी मैंने अपने मैसेज में लिखा था और आज भी आपकी आत्म जागृति का बोध करा रहा हूँ। तो विशेष कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये जान लीजिए कि जब तक हमें अंतिम मंजिल ना मिल जाए तब तक होली और दीपावली महज ब्रेक हैं, जिन ब्रेक में हम बस उत्सव मनाने के बाद पुनः एक असली दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां से हमारी जिंदगी का निर्माण होता है। होली और दीपावली या जितने भी हमारे मुस्लिम भाइयों, सिख भाइयों, हिंदू भाइयों के जो त्यौहार हैं, आगामी त्यौहार कितने खूबसूरत होंगे ये निर्भर करता है कि उसके पहले की कितनी रातें आपने अपने लक्ष्य को पाने में खपा दी हैं। किसान ने कितनी रातें अपने खेतों में, कितने दिन अपने खेतों में पसीने बहाते हुए खपा दिए हैं। विद्यार्थियों ने कितनी पढ़ाई करते हुए रातें खपा दी हैं। व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, कितना उन्होंने उस त्यौहार को आने से पहले उसको सार्थक बनाने की कोशिश करी है। तो आइए हम सब लोग आगामी दीपावली, आगामी नवरात्रि, इन सब को लक्षित करते हुए आज की योजना सुचारू रूप से, कर्मठतापूर्वक और एक कर्मयोगी की भांति शुरू करें। आप सबका प्यार मेरे लिए निस्संदेह अविस्मरणीय है और आप सब लोगों के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान निश्चित रूप से अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। हम इसका सदा आभारी रहेंगे। निश्चिंत बैच की 9वीं क्लास में हम कुछ आंकिक प्रश्नों के साथ में आए हैं। आप सब लोगों के साथ वो आंकिक प्रश्न हम हल करेंगे। मैं पुनः मेरे बच्चों को याद दिला दूं कि अगर आपको ये वीडियो किसी को शेयर करना हो तो आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि जैसा भी, जो भी, जितना भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे तो आलोचना, समालोचना जो भी कर सकेंगे वो भी मेरे लिए सिरोधार्य होगा। तो प्लीज़ आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को ज़्यादातर, जितना ज़्यादा बन सके शेयर कर दीजिएगा। और चलिएगा, हम आगे के कुछ आंकिक प्रश्न लाए हैं आपके लिए, उन आंकिक प्रश्नों में हम काम करेंगे। पहला आंकिक प्रश्न है, फिगर से समझते हैं। फिगर बना हुआ है, ये पॉइंट ए है, एक ये संधारित्र लगा हुआ है और आगे ये पॉइंट सी है। यहाँ एक संधारित्र लगा हुआ है, धारिता इसकी है 4 माइक्रोफैरड, इसकी धारिता है 2 माइक्रोफैरड और इस पॉइंट को पृथ्वी से जोड़ा गया है। ये पॉइंट है बी, ठीक है। ये धारिता है तुम्हारी 2 माइक्रोफैरड। तो लिखा गया है कि यदि VA बराबर प्लस 1200 वोल्ट हो तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश जाएगा, ये प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं।
अगर यहां पर प्लस 1200 वोल्ट है तो यहां पर प्लस 1200 ही जाएगा। अभी यहां पर कोई चेंज नहीं होना है। और फिर यहां पर जो है, यहां पर प्लस 1200 नहीं, अभी प्लीज इसको प्लस 1200 ना कहिए। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि 4 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड दोनों समांतर क्रम में हैं, तो हम यहां पे बता देंगे चूंकि 4 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम समायोजित हैं, अतः 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/2, 4 और ये 3 आएगा, तो c बराबर आ जाएगा 4/3। तो यही फिगर अब इस तरह से बन जाएगा। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है प्लस 1200, ये 2 माइक्रोफेरेड है और ये 3/4 माइक्रोफेरेड है। टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1200 माइनस 0 1200 ही है। अब हमें ये A पॉइंट है और ये यहाँ कहीं C पॉइंट है और ये कहीं आपका B पॉइंट है, इस तरह से। ये 1200 वोल्टेज इसमें और इसमें बटेगा। इसकी आखिरी प्लेट पर तो 0 वोल्टेज ही है, लेकिन इसकी प्लेटों के बीच में पोटेंशियल जाएगा और इसकी प्लेटों के बीच में पोटेंशियल जाएगा। तो हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ लेंगे। 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/3/4, तो 1/3 नीचे आएगा। 1/c बराबर 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनाई 6, c बराबर 6/11 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब कुल आवेश निकाल लेंगे। q बराबर cv, तो q बराबर c है 6/11, v है 1200 वोल्ट। इतना आवेश आ गया। आवेश पूरे संधारित्र की व्यवस्था में समान रहेगा। तो अगर ऐसा है तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि इसमें भी आवेश समान रहेगा। 6/11 गुणा 1200 बराबर 2 इंटू वी, और इसमें भी हो सकता है राधे राधे, इसमें भी हो सकता है 6/11 गुणा 1200 बराबर 3/4 इंटू वी डैश। तो टोटल वोल्टेज आपका कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आ गया सवाल? बना लीजिएगा सभी लोग, ठीक सवाल था। अगला सवाल लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक फिगर है, आप सब लोग जल्दी से बना लीजिए। मेरे साथ ही बनाते जाइए। एक ओम है, ये 5 वोल्ट है। बैटरी एक लगाई गई है जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिखाया जा रहा है। ये 3 माइक्रोफेरेड है। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये भी 3 माइक्रोफेरेड है। यह भी 3 माइक्रोफेरेड है, इस तरह से। फिर एक और सर्किट इसी में जुड़ा हुआ है जिसमें केवल 4 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर एक सर्किट और जुड़ा हुआ है जिसमें 3 माइक्रोफेरेड 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ लगाया गया है।
क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। स्थायी अवस्था में, प्रत्येक संधारित्र पर स्थायी अवस्था में आवेश की मात्रा, ये क्वेश्चन है अपने पास। थोड़ा देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हमें जानना चाहिए। वो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब तक संधारित्र के पास कोई रेजिस्टेंस रहेगा तब तक उस संधारित्र से डीसी करंट सप्लाई नहीं होगा। मोटे मोटे पॉइंट्स में हमने ये बताया था कि अगर सीरीज में किसी कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस लगा होगा तो फिर उसमें करंट सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि डीसी कैपेसिटर के करंट को सप्लाई नहीं करता है। तो जितने भी रेजिस्टेंस के साथ में कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस वर्थलेस होंगे, ये कोई काम नहीं करेंगे। ये करंट सप्लाई करने में कोई अपनी भूमिका अदा नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस करंट को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, बस संधारित्र चार्ज होंगे, ना कि करंट आगे जाएगा। यानी यहाँ से सर्किट ब्रेक होगा, यहाँ भी सर्किट ब्रेक होगा, यहाँ करंट आएगा और ये रेजिस्टेंस भी अपनी भूमिका और अपना रोल प्ले करेगा। तो कुल मिलाकर के ये 4 ओम और 1 ओम। फिर आप समझ लीजिए, अगर किसी संधारित्र के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाया गया है तो वो प्रतिरोध बेकार होता है, उस प्रतिरोध की गणना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 ओम और ये 4 ओम, टोटल 5 ओम। तो यहाँ आप बता सकते हैं कुल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हैं कुल प्रभावी प्रतिरोध, आर इफेक्टिव या ओनली आर, टोटल लिख सकते हैं या आर लिख सकते हैं, 4 + 1 बराबर 5 ओम। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर 5 वोल्ट बटा 5 ओम 1 एम्पियर, ये करंट आएगा। अब ये करंट इस पर आएगा, तो अगर इस पर ये करंट आएगा तो इसका जो वोल्टेज बनेगा वो 4 × 1 4 वोल्ट बनेगा, V बराबर IR से। ये वोल्टेज आया, इस वोल्टेज के समांतर क्रम में ये भी लगा है, ये भी लगा है। निश्चित रूप से इस व्यवस्था में पूरी में भी 4 वोल्टेज का विभवांतर होगा और नीचे वाले में भी 4 वोल्ट का विभवांतर होगा। देखिए, विभवांतर होना अलग बात है और धारा सप्लाई होना अलग बात है, ये दोनों डिफर हैं। बैटरी में जब तक आप सर्किट नहीं जोड़ोगे तब तक बैटरी के पास वोल्टेज है बट देयर इज नो करंट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बिटवीन द, वैसे तो ये समझते हो, बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये जानते हो कि बिना रेजिस्टेंस के वोल्टेज कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, बिना क्लोज सर्किट बनाए वोल्टेज करंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज होगा, लेकिन ये ना यहाँ करंट होगा ना यहाँ करंट होगा, यहाँ करंट होगा। लेकिन चूंकि ये तीनों समांतर क्रम में हैं, इसलिए जो वोल्टेज इस पर होगा वही वोल्टेज इस पर होगा, वही वोल्टेज इस पर होगा। वोल्टेज समांतर क्रम में समान होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड सीरीज में जुड़े हैं। तो अगर ये 3 माइक्रोफेरेड सीरीज में जुड़े हैं तो हम कह सकते हैं 1/C सीरीज बराबर 1/3 + 1/3। C सीरीज 1.5 माइक्रोफेरेड आएगा
तो यहाँ से जो टोटल चार्ज आप कैलकुलेट करेंगे वो C सीरीज इंटू V 1.5 इंटू वोल्टेज कितना जा रहा है 4 वोल्ट, तो आंसर आएगा 6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ 3 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है, तो अगर एक 3 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है 4 वोल्ट जा रहा है, तो Q बराबर C इंटू V 4 गुणा 3 12 वोल्ट। क्या बात आपको समझ में आ रही है? Q बराबर CV, वोल्ट नहीं सॉरी, माइक्रो कूलम, और ये भी माइक्रो कूलम। इस तरह से अब इस सवाल के माध्यम से जितने भी संधारित्र के साथ प्रतिरोध लगे हुए सवाल हैं उन सब को आप घर में लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निर्वात युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 0.5 माइक्रोफेरेड है। एक निर्वात युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 0.5 माइक्रोफेरेड है। इस तरह से कोई संधारित्र है, बीच की दूरी d है और जो एरिया है वो प्लेटों का जो एरिया है वो कैपिटल A है। तो इसकी जो संधारित्र की धारिता है वो 0.5 माइक्रोफेरेड है। इसमें दो तरह के डाई इलेक्ट्रिक मैटर भरे जाते हैं, परावैद्युत पदार्थ भरे जाते हैं। ये एक नॉर्मल संधारित्र है जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं एप्सिलॉन A अपॉन D बराबर 0.5 माइक्रोफेरेड। इसी को थोड़ा सा डिफॉर्म किया गया है और इसके अंदर आधे जोन में, आधे एरिया में एक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है जिसका परावैद्युतांक 2 है, और शेष आधे भाग में एक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है जिसका परावैद्युतांक 3 है। और अब बताना है ये वही संधारित्र है जिसके बीच की दूरी d है, जिसका टोटल एरिया A था। ये वही संधारित्र है जिसके बीच की दूरी d है और टोटल एरिया A है इन प्लेटों का। ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर प्लेटें आधी आधी बढ़ चुकी हैं। आधी प्लेट एक दूसरे संधारित्र की तरह हैं और आधी प्लेट दूसरे संधारित्र के हिस्से में चली गई हैं। यानी अगर एक प्लेट का एरिया टोटल A था तो अब इतना एरिया A/2 है, इतना एरिया A/2 है। ठीक है, और जब इस तरह का समायोजन मिल जाए तो समझ जाना ये समांतर क्रम समायोजन है। और वही संधारित्र जो अभी एक संधारित्र था, इस संधारित्र ने दो संधारित्रों की तरह काम करना शुरू कर दिया है। इसी संधारित्र ने दो संधारित्रों की तरह काम करना शुरू कर दिया है और ये दोनों ही संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आप भाषा में लिखेंगे कि यह समायोजन समांतर क्रम में जुड़े हुए दो संधारित्रों की तरह काम करेगा। प्रथम संधारित्र की धारिता, प्रथम संधारित्र की धारिता C1 बराबर K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह A/2 इंटू D। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, क्योंकि एरिया अब आधा हो चुका है, आधा इधर जा चुका है। अभी तक निर्वात था तो एप्सिलॉन नॉट था, अब परावैद्युत पदार्थ हो गया है तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो गया है। इसमें भी सेम कंडीशन। अब ये दोनों किस क्रम में हैं? अभी हम आपको बता रहे थे ये दोनों समांतर क्रम में हैं
तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। तो C1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D ब्रैकेट में K1 प्लस K2। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D की जगह पर हम ये सेट कर सकते हैं 0.5, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा भी था। K1 प्लस K2 ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और बटा 2 नीचे है, यानी इसको लिख सकते हैं 0.5 गुणा 5 और बटा 2, 2.5 बटा 2 1.25 माइक्रोफैरड। ये समझ में आ गया होगा। इसी की एक कंडीशन और हम देखेंगे, ये आप लोग बना लीजिएगा। क्लास देखने के बाद दोबारा क्लास देख लिया करिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उतार लिया करिए। आगे चलेंगे, या आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब इसी का एक दूसरा वेरिएंट कंडीशन और मिलेगी आपको, तो वो वेरिएंट कंडीशन भी हम देख लेते हैं। इसी में फिगर 1 बनेगा, वही पदार्थ ऐसे भर दिया जाएगा। इट मीन्स एरिया तो पूरी प्लेट का कवर हो रहा है, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है ये आधी हो गई है, d/2 और ये d/2। ठीक है, यहाँ K1 बराबर 2, K2 बराबर 3 माइक्रोफैरड। ध्यान रखना, जब डिस्टेंस बटने का केस आता है तो उस केस में हम सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं। कैपेसिटर अब भी 2 बन रहे हैं, लेकिन अब ये दोनों सीरीज कंबाइंड है, ना कि पैरेलल कंबाइंड है। तो इस संधारित्र की धारिता C1 बराबर K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बटा 2, इस तरह से हो जाएगा। और ये हो जाएगा C2 बराबर K2 एप्सिलॉन नॉट A बटा D बटा 2। बोथ आर सीरीज कंबाइंड, सो टोटल रिजल्ट विल बी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अगर हम यहीं पर K1 का मान रख दें तो 2 आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का मान रख दें तो 0.5 आएगा और ये 2 आएगा। आंसर 2 माइक्रोफैरड आएगा। इसको अगर हम हल कर दें K2, तो K2 3 है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू 0.5 है, गुणा में 2 है, आंसर 3 माइक्रोफैरड आएगा। दोनों वैल्यूज के यहाँ रख लेंगे, 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम 6 होगा, ऊपर 5 आएगा, तो C = 6/5, आंसर विल बी 1.2 माइक्रोफैरड। बढ़िया से कंडीशन थी। ऐसे कई सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे कई सवाल आपकी बुक में हैं और ये एग्जाम में भी आ सकते हैं, आप इन्हें लगा लीजिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन फिलहाल हमने लिया है, उसको भी आप बना लीजिए। 8 माइक्रोफैरड ये पॉइंट A है और ये 10 माइक्रोफैरड, इधर आ जाइए आप नीचे, ये 8 माइक्रोफैरड, ये पॉइंट B है और ये 15 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये पॉइंट B है और हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन हमने लिया है क्योंकि हमें समझाना है कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जनरली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड आने पर इट इज़ वेरी टफ टू अंडरस्टैंड अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, लेकिन यहाँ पर समझा जा सकता है। इट इज़ ईज टू अंडरस्टैंड। कैसे?
आप यहाँ पर चार्ज को चला लिया करिए। हालांकि ना चार्ज चल सकता है, ना कैपेसिटर्स में करंट फ्लो दिखाया जा सकता है, बट इमेजिनेशन में आप चार्ज को फ्लो कर सकते हैं। और जहाँ पर ब्रांच हो रही हूँ वहाँ चार्ज के दो हिस्से कर दीजिएगा, Q1 और Q2। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी यहाँ से मामला बनेगा तो बिना समांतर में कभी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए नहीं बन सकता। गॉट इट? सो अब ये Q1 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, Q1 यहाँ चला जाएगा, यानी यहाँ चार्ज नहीं बटा। इसका मतलब ये सीरीज में होंगे, और सीरीज में आप हल करना जानते हैं, आंसर 4 माइक्रोफैरड आएगा। यहाँ Q2 कहीं नहीं चेंज होगा, Q2 यहाँ दोनों मिलेंगे, Q1 और Q2, और वंस अगेन Q बनाएंगे। तो ये 15 और ये 10 भी सीरीज में है, क्योंकि यहाँ भी Q2 कहीं बटा नहीं है। तो अगर 15 और 10 को हम हल करते हैं तो कितना आता है? 15 दूनी 30, 10 3 30, संभवतः 6 आएगा। फिलहाल हम हल कर लेते हैं। 30 LCM आएगा 2 3 1/6, C = 6 माइक्रोफैरड। सही हल किया था हमने। अब ये 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, चूँकि हमने आपसे पहले ही बताया कि अगर Q1 और Q2 हुआ है तो डेफिनेटली वो समांतर बनेंगे ही बनेंगे। तो कितना बन जाएगा? C इक्विवेलेंट बराबर 4 + 6 बराबर 10 माइक्रोफैरड। आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। वो क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि 4-5 प्लेटें इस तरह से दी होंगी, मान लो हमने 5 ले लिया, सब लगभग एक साइज की दी होती हैं ज़्यादातर प्रश्नों में, सबके बीच की दूरी सेम होती है d, इस तरह से। प्रत्येक प्लेट का एरिया सेम होता है A, और ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 3, ये प्लेट नंबर 4 और ये प्लेट नंबर 5। मोस्टली क्या किया जाता है, ऐसे बताया जाता है कि प्लेट 1 को, प्लेट 3 को, प्लेट 5 को किसी धन सोर्स से जोड़ दिया गया, प्लेट 2 और प्लेट 4 को पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया। समायोजन की तुल्य धारिता बताइए। यदि प्रत्येक समायोजन के बीच की दूरी d है, प्रत्येक प्लेट का एरिया a है, तथा इनके बीच में वायु भरी हुई है या निर्वात है, अर्थात प्रत्येक समायोजन के लिए हम लिख सकते हैं ε0 A/d। लेकिन ये समायोजन समांतर है कि श्रेणी है, कितने संधारित्रों का समायोजन है, ये समझना जरूरी है। चलिए देखिए बेटा, अगर ये प्लस है तो आप ध्यान से देखो, ये भी प्लस होगा, ये माइनस या अर्थिंग है तो ये माइनस होगा, फिर ये प्लेट प्लस होगी, ये फिर माइनस होगी, और फिर ये प्लेट प्लस होगी। हर प्लस माइनस का सेम फिगर का पेयर बनाते चलिए। प्लस माइनस 1 कंडेंसर, प्लस माइनस 2 कंडेंसर, और ये प्लस माइनस 3 कंडेंसर, प्लस माइनस 4 कंडेंसर। यानी इस समायोजन में 4 संधारित्रों की तरह काम किया और समांतर संधारित्रों की तरह काम किया है, अर्थात ये पूरा समायोजन समांतर क्रम समायोजित है, पूरा समायोजन समांतर क्रम समायोजित है। ठीक है, तो क्योंकि सबका प्लस माइनस अलग है, कहीं सीरीज कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो आप कहेंगे परिणामी धारा C इक्विवेलेंट बराबर 4 × ε0 A/d, क्योंकि सबकी धारिता सेम है, C + C + C + C, तो 4C आ जाएगा। अब एक जो पॉइंट यहाँ मेंशनेबल है वो क्या है? वो ये है कि आपने एक जैसी 5 प्लेटें ली थी। कितनी ली थी? 5 प्लेटें। 1 2 3 4 5, संधारित्र कितने बने? 4। 6 लेते तो कितने बनते? 5।
n लेते तो कितने बनते, n-1, यानी तब आंसर होता C इक्विवेलेंट बराबर n-1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। सो बच्चों यहीं से आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और कल इसी के थोड़ा और हायर लेवल के क्वेश्चंस पर हम फोकस करेंगे और अगले चैप्टर पर फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच।